नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, बीजापुर में मुठभेड़ चल रहा है। बीजापुर में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में जो मुठभेड़ चल रही है, उसमें 31 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। और वहीं पर चार चार बस्तर फाइटर्स के जो जवान थे, उसमें से घायल होने की सूचना है, जिसमें कि 2 की मृत्यु हो चुकी है, 2 की इलाज में गया हुआ है। यह मुठभेड़ ये इंडिकेट करता है, दिखाता है किस तरह से दंडकारण्य में काफी तीखा संघर्ष माओवादियों और सरकार के बीच में चल रही है। इस सरकार के बीच में जो वाहन बना हुआ है, मुख्य हिस्सा बना हुआ है, जो कि बस्तर फाइटर और डीआरजी के नाम से बनाया गया है, वह आदिवासियों के ही बनाए गए एक समूह का हिस्सा है। और इस समूह की खासियत यह भी है कि यही वह समूह है जो माओवादियों के साथ में कभी रहे थे, कभी काम किए थे, या उनके द्वारा उत्पीड़ित किए गए थे, या जमींदार पक्ष के लोग हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इन लोगों ने मिला करके बनाया गया ये एक समूह है, जो कि डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के नाम से जाना जाता है। ये वह लोग हैं जो कि समाज में आदिवासियों के यहाँ हिंसा करते रहे हैं, बलात्कार करते रहे हैं, हत्या करते रहे हैं, ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं, शोषण, उत्पीड़न, घूसखोरी इत्यादि जैसी कुकृत्य को अंजाम देते रहे हैं। जब इन लोगों का माओवादियों ने विरोध किया, ग्रामीणों ने विरोध किया, तो ये लोग भाग करके सरकार के पास आ गए और हथियार लेकर के अब डीआरजी और अ, बस्तर फाइटर बन करके माओवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, या उन ग्रामीणों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो उनके शोषण, उत्पीड़न और दमन का विरोध किया करते थे। यह कहा जा सकता है सत्ता द्वारा प्रायोजित ये गुंडों का समूह है, एक ऐसे हत्यारों का समूह है जो आम ग्रामीणों के साथ साथ माओवादियों के से लड़ रहा है। ये तो एक खबर हुई जो आज चल रहा है, लेकिन इसके पहले भी कई खबर हुई है, जिसमें कि आपको तीसरी वारदात ये हुई है, जो आज चल रहा है, तीसरी इनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक बड़े पैमाने पर माओवादियों के लोग मारे गए हैं। 31 की संख्या सामने आ रही है। पूरी खबर अभी नहीं आई है, पूरी खबर आने के बाद चलेगा पता कि वास्तव में कितने माओवादी रहे हैं, या कितने ग्रामीण रहे हैं, या कितने किस पद के लोग, माओवादी लोग इसमें शामिल रहे हैं। बहरहाल ये बहुत तीखी लड़ाई है, और इस तीखी लड़ाई में काफ़ी लोगों की शहादतें होगी, क्योंकि एक मानव मानवाधिकारी जैसी संस्था है, गांधीवादी कुछ लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि ये लड़ाई इतनी भीषण है कि तकरीबन 11 करोड़ लोग की मौत हो सकती है। वहीं एक दूसरे पत्रकार का कहना था कि जितनी भीषण लड़ाई चल रही है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बन रही है, उस स्थिति में कम से कम 32 करोड़ लोगों की भारत में हत्या हो सकती है इस युद्ध के बीच में। बहरहाल हत्या संख्या नहीं होता है, हर हत्या अपने आप में एक दुखद होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव जीवन महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो माओवादी की तरफ से मारे जाए या फिर सरकार की तरफ से मारे जाए, आखिर में मारे जाते हैं एक मनुष्य ही। लेकिन ये स्थिति जो भी कहा जाए, ये तो एक स्थिति है, लेकिन वहीं पर एक पीयूसीएल की संस्था है जिसने कि 2 फरवरी को एक एक प्रेस नोट जारी किया था। उस प्रेस नोट में जो 1 तारीख को बीजापुर में ही एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें 8 लोगों की हत्या करने के बाद सरकार ने स्वीकारी है। उन्होंने माओवादी कहा था, लेकिन पीयूसीएल का दावा है, और खुद माओवादी संगठन की तरफ से भी ये बताया गया है कि इस हत्याकांड में 8 के 8 ग्रामीण हैं, इसमें से कोई भी माओवादी नहीं है। इसमें पीयूसीएल की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने फैक्ट चेक किया है, करते हुए बताया है कि ये जो अ, बीजापुर जिले के कौनचाली, करचोली और टोटका गांव के बीच में तेलीमेटला या तोली पहाड़ियों में 1 फरवरी 25 को सुरक्षा बलों द्वारा की गई मुठभेड़ में 8 लोगों की हत्या का दावा किया गया है। पुलिस द्वारा इसे माओवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मारे गए लोग माओवादी नहीं, निर्दोष ग्रामीण थे। इस लड़ाई में कौन मारे जाएंगे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से स्थिति बन रही है, जिस तरह से युद्ध का स्तर बना है, जिस तरह से अमित शाह ने घोषणा किया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवादियों को भारत से समाप्त कर देंगे, तो निश्चित तौर पर ये हत्या का जो सिलसिला है ये बड़े पैमाने पर होगा। 600 माओवादियों के नाम पर हत्या अभी तक में हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य में।
दंडकारण्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि दंडकारण्य भारत का वह मध्य भारत का हिस्सा है जहाँ पर कि बहुत ही घने जंगल और अबुझमाड़ जैसा 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्रफल वाला एक पहाड़ी दुर्ग है जहाँ पर कि माओवादी रह रहे हैं। इन इलाकों में माओवादियों का सघन अभियान है। एक और आंकड़ा कहा जाता है कि माओवादी ने पूरे भारत को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसमें कि मध्य भारत ये दंडकारण्य का हिस्सा एक हिस्सा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा 4 और हिस्से हैं जिसमें कि उत्तर बिहार का हिस्सा रहा है। उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिसमें कि थ्री कहा गया था, एनआरबी है। इसी तरह से अन्य अन्य हिस्से रहे हैं जो कि पूरे भारत को 5 हिस्से में बांटा है। माओवादी अपनी कमजोरियों की वजह से या जिस कारण से भी हो अन्य हिस्सों में कमजोर पड़ते चले गए हैं। परिणामतः एनआरबी नॉर्थ रीजनल ब्यूरो को भंग कर दिया गया है। माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में इस बात की जानकारी दिया है, जिसमें बताया है कि एनआरबी को भंग कर दिया गया है क्योंकि उसमें जो लोग नहीं रहे हैं या जो भी दमन में शिकार में मारे गए हैं या पीछे हट गए हैं, जो भी कारण हो, खत्म हो गया है। परिणाम ये हुआ है कि माओवादियों का ये जो दंडकायन का हिस्सा है ये सेंटर में पड़ गया है और इसके खिलाफ भारत सरकार ने घेरो और मारो का अभियान चला दिया है। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी जो थी जिसके नाम पर यहाँ भारत में माओवादी लोग चल रहे हैं, उसके नेता थे माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग के नाम पर यहाँ पर माओवादी कहे जा रहे हैं लोग। उनके यहाँ भी ये अभियान चलाया गया था चिंगकांग की पहाड़ियों में, जहाँ पर कि उन्होंने लगातार उनकी भी सेनाओं को घेर करके और मारने का अभियान चलाया गया था। घेरा डालो और खत्म करो का स्लोगन लिया गया था, नीति लिया गया था। उसको उन्होंने लगातार विफल कर दिया। चौथी बार में विफल नहीं हो पाए, हार गए। परिणामतः लॉन्ग मार्च करना पड़ा उन लोगों को। यहाँ भी ठीक ठीक उसी तरह का कुछ चीज चल रहा है, घेरो और मारो। इस अभियान को किस तरह से माओवादी निपटते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये दिखाता है कि गुरिल्ला वारफेयर इतना आसान भी नहीं होता। वहाँ पर खून की नदियाँ बहती है। जैसा मैंने बताया, 32 करोड़ लोगों के मारे जाने की संभावना भारत में व्यक्त की जा रही है कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे। इसमें 31-32 की आंकड़ा कोई मायने नहीं रखता। बहरहाल हर मृत्यु दुखद है, हर मृत्यु मनुष्य की क्षति पहुंचाता है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से जिस तरह से हम आदिवासियों के मांगों को कुचलते हुए उनको आप दमन का शिकार बना रहे हैं, उनके खून बहा रहे हैं, उनके जल जंगल जमीन को छीन रहे हैं, उनको विस्थापन का शिकार बना रहे हैं। आखिर वो लोग जाए तो कहाँ जाए? उनकी बात को आप सुनते नहीं हैं, उनकी बात, उनके धरना को मानते नहीं हैं, उनके हड़ताल को या उनके किसी तरह के विरोध प्रदर्शन को आप सुनने को तैयार नहीं। उनकी क्या दुनिया भारत में किसी भी हिस्से में जब कोई मूवमेंट करता है या अपनी बात करने की कोशिश करता है, चाहे धरना देता हो या भूख हड़ताल करता हो या प्रदर्शन करता हो, उन पर लाठीचार्ज होता है, उनकी आवाज़ें मानी नहीं जाती है, सुनी नहीं जाती है, कोर्ट तक में उनकी बात सुनी नहीं जाती है, तब तक लोग हथियार उठाएंगे ही। एक और चीज़ जो कहा जाता है महत्वपूर्ण चीज़ है, हर बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम माओवादियों से चाहते हैं बात करना। तो माओवादियों से जब आप चाहते हैं बात करना तो माओवादियों की मांग आप कैसे बात करेंगे? जब माओवादी आपसे मिलने आएगा तभी तो आप बात कर पाएंगे। तो माओवादी जब मिलने आता तब उनकी हत्या कर देते हैं, तो कौन मिलने आपसे आएगा? ऐसे ही माओवादियों ने एक बीच बीच का रास्ता निकाला है। माओवादियों के शीर्ष नेता गणपति ने बताया है, ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर सरकार चाहती है कि हमसे बात करें वो, तो उनके ही जेलों में हमारे हजारों कॉमरेड्स बंद हैं, उनसे किसी से बात कर लीजिए आप। वाजिब सवाल है, वाजिब बात है, जवाब भी वाजिब है। देखना है सरकार वार्ता के बहाने हत्याओं का ये सिलसिला कब तक चलाती है और जिस तरह से देश में लोगों की समस्याएं बढ़ रही है, लोगों की विपत्तियां बढ़ रही है, लोगों के आक्रोश बढ़ रहे हैं, लोगों के मांगे बढ़ रही है। सरकार इन मांगों के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए है, पुलिस दमन का एक नया खेल चलाए हुए है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि माओवादी जिसे आप 26 में ख़त्म करने की बात कर रहे थे, वह माओवादी भारत के और हिस्सों में बढ़ जाए और बढ़ करके ये लोग आपका गला ही टिप दे। बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं समरभूमि से रोहित शर्मा, नमस्कार।